All right, let's discuss problem 1 of ISI 2026 UGP पेपर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट थे एंड एक्चुअली दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर कंटेंट में मिलता है ना. तो इनफेक्ट ये हमारे क्लास एग्जांपल भी रहता है काफी सारे बैचेस में. तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. There are actually two parts. तो फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि let a and b are real number such that the line y equal to a plus bx on the xy plane passes through, let's say it is passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 where x1 y1 x2 y2 are rational numbers. Further x1 is not equal to x2 and y1 is not equal to y2. तो अपने को प्रूव करना है कि ये a and b are rational number with b not equal to 0. ठीक है. सेकेंड पार्ट कह रहा था कि कुछ अल्फा बीटा एंड आर दे आर रियल नंबर्स, आर इज ग्रेटर देन 0 एंड द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है वेयर सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज आर. ठीक है, ऑन द एक्स वाई प्लेन passes through 3 points x1 y1 x2 y2 x3 y3. Assume that x1 x2 x3 are distinct rational numbers and y1 y2 y3 are distinct rational numbers. हमें प्रूव करना है अल्फा और बीटा रैशनल नंबर्स होते हैं. तो टिपिकली ये जो सेकंड पार्ट है हम अपने क्लास में कैसे कराते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस रैशनल है, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रैशनल है, तो जो सर्कम सेंटर बनेगा, सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी रैशनल. इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में यही चीज, नॉट नॉट एग्जैक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपसे यही चीज पूछना चाह रहा है कि जो सर्कम सेंटर है यानी अल्फा कॉमा बीटा उसके कोऑर्डिनेट्स रैशनल होंगे, मतलब अल्फा और बीटा रैशनल होगा, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं. पहले फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट बहुत इजी था. जब भी इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में लिखा होता है, जनरल हमने जो पढ़ा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज mx प्लस c, है ना. तो अगेन b इज द स्लोप ऑफ द लाइन, b इज स्लोप ऑफ द लाइन. अब हमारी लाइन जो है दैट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2. अपनी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, राइट. तो अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स उसका स्लोप होता है, स्लोप हम लिख सकते हैं दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और ये चीज जीरो या अनडिफाइंड होने का कोई पॉइंट इसलिए नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना तो x1 x2 के इक्वल है, ना ही y1 y2 के इक्वल है, तो ना तो ये जीरो हो सकता, दैट मींस b कैन नॉट बी जीरो, और ना ही ये अनडिफाइंड हो सकता. ठीक है, तो इसका मतलब दैट मींस b मस्ट बी रैशनल. क्यों रैशनल? बिकॉज x1 x2 y1 y2 दे वर गिवन टू बी रैशनल. ठीक है, ये रैशनल थे. तो दो रैशनल नंबर का डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, they all will be rational. That means this will imply that B is rational. ठीक है, B belongs to Q. B is rational. तो ये तो प्रूव हो गया. अब हमें A भी प्रूव करना है, राइट. Since can I definitely say कि जो हमारा लाइन है, ठीक है, y equal to a plus bx that passes through x1 y1 and x2 y2. The x1 y1 will satisfy the equation. ठीक है, और यहाँ से you can say that a is nothing but y minus bx. And since x1 y1 lies on the line, so a should be equal to y1 minus bx1. Now using this, we have already proved कि b rational है. y1 and x1 were given rational in the question, so that simply implies that a is rational. That's it. That's it. A part हो गई, खत्म. अब इसमें कुछ भी तो नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था. एक्चुअली इसने ए पार्ट को यूज किया बी पार्ट में भी. ठीक है, बी पार्ट को प्रूव करने में भी. तो अब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर अब है ना, आप दो तीन चीजें समझो. अब हम बी पार्ट पर चलते हैं. आई होप ए पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं. स्लोप रैशनल हो गया, वहां से बी हो गया. अब पॉइंट रैशनल है, एक्स और वाई की जगह पुट किया तो ए भी रैशनल आ गया. दैट्स इट. अब अगर मैं बी पार्ट पे जाता हूँ, बी पार्ट में जाने से पहले मतलब एक दो चीजें आप समझने की कोशिश करो. अगर जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन, अगर x1 y1 और x2 y2 ये रैशनल है तो इससे पास होने वाली लाइन जो कि कुछ ऐसी होगी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वहां पर a और b दोनों रैशनल होते हैं. ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज जो आपको बेसिकली सेकंड पार्ट में, अब टेक्निकली क्या हो रहा है, कैन आई से ये जो तीन पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स हमें रैशनल दिए हुए. ठीक है, और ये भी दिए हुए कि ये सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड दैट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू x3, सिमिलरली y के लिए. ठीक है,
अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो तीन लाइंस बन रही हैं L1 L2 एंड L3, इनके इनकी इक्वेशन रैशनल आएगी। रैशनल का मतलब क्या है बेसिकली, लेट्स से L1 की इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू a1 प्लस b1x, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था एग्जैक्टली वही उठा रहा हूँ। L2 मान लो आता है a2 प्लस b2x, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेट्स से L3 आता है आपका y इक्वल टू a3 प्लस b3x। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट यूज किया था, आई कैन डेफिनेटली क्लेम यहाँ पर कि a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3 ये सब रैशनल है। अगेन यूजिंग द फर्स्ट पार्ट को यूज करके आई एम एबल टू क्लेम कि ये रैशनल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर दो लाइंस रैशनल है, ठीक है, एज इन उसके कोएफिशिएंट्स रैशनल है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल ऑलवेज बी रैशनल। दो रैशनल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल ऑलवेज बी रैशनल। कैसे, आप बड़ी सिंपली देख सकते हो, अगर आप इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, ऐसा पॉइंट। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको x की वैल्यू दिख जाएगी, दैट शुड बी a2 minus a1 upon what you say b2 minus b1 और b1 minus b2, whatever be the value, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से वी शुड बी एबल टू क्लेम कि x इज रैशनल। क्यों रैशनल? बिकॉज ये सारी चीजें रैशनल थी। सिमिलरली y भी रैशनल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दो रैशनल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑलवेज रैशनल। अब हम चलते हैं थर्ड बी पार्ट पर, ठीक है। बी पार्ट हमें सिंपली क्या कह रहा था, बेसिकली मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई जिसके तीनों वर्टिसेस रैशनल थे, ए बी सी, ये तीनों रैशनल थे। कैन आई से इक्वेशन ऑफ BC will be rational, or forget about equation, slope of BC, in fact आप लिखना भी चाहते हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हम पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ BC कितना होगा, y3 minus y2 upon x3 minus x2, since they all are distinct, तो can I say this is rational, ये this is rational, this will belong to a rational number, क्यों। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका ऑर्थो सेंटर निकाला, या मैंने इसके परपेंडिकुलर लेट से AD लाइन की इक्वेशन निकाली। कैन आई से स्लोप ऑफ AD विल बी रैशनल, दैट शुड बिलोंग टू रैशनल, क्यों, क्योंकि दैट विल बी अगर BC का स्लोप लेट से m है, तो स्लोप ऑफ AD विल एक्चुअली बी -1/m। तो इफ m इज रैशनल देन -1/m विल आल्सो बी रैशनल, मेक सेंस। अच्छा, कैन आई से इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा, equation of AD will be y minus y1, that is equal to slope of AD, let's say slope of AD times x minus x1. Now clearly slope of AD is rational, as I have already concluded, right? Y1 x1 they all are rational, so can I say this equation, coefficient of this equation are rational? So this is nothing of the form, let's say y equal to a1x plus b1, ये इस टाइप की कुछ इक्वेशन आ गई। सिमिलरली बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो बाय द सेम लॉजिक लेट्स से दिस पॉइंट इज m, इक्वेशन ऑफ bm, ये भी क्या होगा, y इक्वल टू a2x plus b2 where a2 and b2 are rational, तो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज ऑर्थो सेंटर। तो इन दोनों कहानियों से आई कैन क्लेम कि ऑर्थो सेंटर दैट इज h विल बी रैशनल। अब नाउ यू में आस्क की ऑर्थो सेंटर की थोड़ा ना बात कर रहे थे, क्वेश्चन में तो सर्कम सेंटर बोला था, आपने ऑर्थो सेंटर गलती से प्रूव कर दिया क्या? नहीं, देखो आपको है ना बैक ऑफ द माइंड पर एक रिलेशन क्लियर होना चाहिए। एक ऑयलर लाइन होती है, यूलर लाइन भी बोल देते हैं बहुत सारे बच्चे, OGC, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, दे आर ऑलवेज कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो अब इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर इज रैशनल एंड इफ समहाउ आई एम एबल टू प्रूव कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल है, जो कि साफ दिखता है यार, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज x1 plus x2 plus x3 by 3 and y coordinate will be y1 plus y2 plus y3 by 3. तो since x1 y1 x2 y2 x3 y3 they all are rational, तो सेंट्रोइड तो बाय डिफॉल्ट भी रैशनल था ही। ऑर्थो सेंटर मैंने प्रूव कर दिया रैशनल है,
तो सर्कम सेंटर ऑब्वियसली सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से अगर इसके पॉइंट कुछ भी अल्फा 1 कोमा बीटा 1 है एंड सेंट्रोइड अल्फा 2 कोमा बीटा 2 है एंड लेट्स से सर्कम सेंटर इज अल्फा 3, सर्कम सेंटर को मैं गिवन था अल्फा बीटा, है ना। तो लेट्स अज्यूम दिस इज अल्फा कोमा बीटा, राइट। तो can I say using section formula 2 alpha plus alpha 1 upon 3 that is actually equal to alpha 2. Similarly, 2 beta plus beta 1 upon 3 that is nothing but beta 2. तो using them can we claim कि alpha and beta are rational? माने यहाँ से alpha क्या आ जाएगा 3 alpha 2 minus alpha 1 divided by 2 and similarly यहाँ से beta क्या आ जाएगा 3 beta 2 minus beta 1 upon 2. And since alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, they all are rational, this implies alpha comma beta, which was the circumcenter, that must be rational. ठीक है। तो ये एक बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की जाती है पहले दूसरे लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया जाता है ना, जिसमें हम अगर पॉइंट्स रैशनल हैं तो प्रूव करते हैं कि ऑर्थो सेंटर रैशनल होगा, सर्कम सेंटर रैशनल होगा, सेंट्रोइड रैशनल होगा, इन सेंटर में और मे नॉट बी रैशनल, ठीक है। एंड तो इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड मतलब दैट वाज अ वेरी इजी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, राइट। होपफुली आपको प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन समझ में आया हो। All right, let's discuss problem 2 of ISI UGB 2026. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में we need to draw a graph, but we need to provide the reasoning also कि हमने वो ग्राफ कैसे, वैसा ग्राफ क्यों बन रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ग्राफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कंसिडरिंग कि y इक्वल टू x प्लस 1/x का ग्राफ बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हमने अपने सेशंस में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि y इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस ln x पावर -2, ठीक है। तो ग्राफ प्रैक्टिकली हमें जो प्लॉट करना था दैट वाज y इक्वल टू ln x स्क्वायर्ड प्लस ln x पावर -2। तो क्लियरली अगर हम पहले तो डोमेन की बातें कर लेते हैं, log x आया हुआ है तो दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x जब पॉजिटिव होगा तभी ग्राफ बनेगा एंड क्लियरली यहाँ पे पावर -2 है तो ऑब्वियसली ln x 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। दैट मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 because ln of 1 0 होता है and 0 की नेगेटिव पावर दैट विल नॉट बी डिफाइंड। तो अगर हम अभी इंट्यूशन से रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव साइड बनेगा ग्राफ सिर्फ, ठीक है, 0 ऑनवर्ड्स बनेगा एंड 1 पे देयर शुड नॉट बी एनी ग्राफ एंड इनफैक्ट 1 के आसपास क्या होगा, 1 के आसपास ये तो 0 बनेगा बट ये प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बनेगा और क्योंकि पावर -2 है तो रेसिप्रोकल में पावर स्क्वायर है तो वो ये नेट वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। और इनफैक्ट सिंपली अगर हम बोले तो 1 पे वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी बट 1 पे एसिम्पटोट होगा, दैट मींस 1 पे दोनों साइड से ग्राफ जो है वो इस वर्टिकल लाइन यानी कि x इक्वल टू 1 को टच करने की कोशिश करेगा। ये हमारी इनिशियल इंट्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली क्या मैं 0 पर भी सेम चीज बोल सकता हूँ, x जब 0 प्लस होता है तो log x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन अब दिस इज समथिंग लाइक ln x स्क्वायर प्लस 1 बाय ln x स्क्वायर। तो अब अगर आप 0 प्लस पे वैल्यू देखना चाहोगे तो ये वाली वैल्यू तो 0 बनेगी बिकॉज डिनोमिनेटर मेरा इंफिनिटी को चला जाएगा, यहाँ माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर यानी इंफिनिटी बनेगी, ठीक है। तो 0 पर भी एसिम्पटोट बनना चाहिए, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्वियसली कोई ग्राफ नहीं बनेगा बिकॉज डोमेन में नहीं था, तो 0 के राइट हैंड साइड पर ग्राफ प्लस इंफिनिटी से आना चाहिए। तो y एक्सिस जो है वो भी ग्राफ पे टेंजेंट बननी चाहिए 0 पर, ठीक है। ऑब्वियसली टच नहीं करेगा, 0 डोमेन में है, मतलब ग्राफ ऊपर से कहीं आ रहा होगा। उसके अलावा मुझे एक चीज पता है AMGM की हेल्प से a प्लस 1/a, तो ये काफी हद तक वही है ना, समथिंग प्लस 1 बाय द सेम थिंग दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर अगर क्या a आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अपना यहाँ पर ln x जो है ln x का स्क्वायर था विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कैन आई से ये वाली जो वैल्यू है ये 2 या 2 से बड़ी ही होगी, ठीक है। एंड इनफैक्ट इस a प्लस 1/a इक्वल टू 2 में मुझे ये भी पता है इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 होने का मतलब ln x का स्क्वायर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ln x का स्क्वायर 1 होने का मतलब ln x मेरा +1 या -1, तो मतलब x की वैल्यू 1/e या फिर e, इन दो वैल्यूज पे मेरा मिनिमम अटेन होगा, ठीक है। तो 1/e ऑब्वियसली कहीं यहां लाई कर रहा होगा
एंड ई कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। एंड वंस अगेन मैं अभी सिर्फ रफ ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी इंट्यूशन से, ठीक है। फिर उसको फॉर्मलाइज करेंगे, उसको समझेंगे, बट एक बार थॉट प्रोसेस आ जाएगा कैसे करना है, तो शायद हम बहुत बेटर पोजीशन में होंगे उसको जस्टिफाई करने की, ठीक है। तो अब इतनी चीजें समझ में आई, तो अब अगर मैं कंक्लूड करूं यहाँ से, मुझे पता है यहाँ से ग्राफ ऐसा आना था, 1/e पर मिनिमम आना था, फिर ये इसको टच करेगा, कुछ ऐसा जाना चाहिए, फिर 1 के राइट हैंड साइड पर भी ऐसे ही स्टार्ट होगा, ई पर जाकर ये मिनिमम बनेगा, ऑल्दो मिनिमम वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, मैं इसको दोबारा थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, मिनिमम वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये आ रहा होगा, 2 पे मिनिमम हुआ होगा। बट अब इसके बाद है ना, दो ऑप्शन है ई के बाद, या तो ग्राफ ऐसे जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ, या फिर जाएगा तो ऊपर की तरफ ही, बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। This was dotted line. This was 1. Let's say this is 1 by e. And let's say this is e. ठीक है। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, यहां तो चलो ऐसा ही होगा, यहां पर ऐसा, बट अब इसके बाद है ना, अब आप यहां पर देख सकते हो, ये वाला जो 1 के बाद वाला पोर्शन है, वो मैंने अपवर्ड कर्वेचर का भी बनाया, का ही बनाया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बन जाए, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट तक इसकी अपवर्ड कर्वेचर हो, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर कर्वेचर चेंज हो जाए, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाए वहां पे, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज जो lnx है वो इंक्रीजिंग ग्राफ तो है, बट वो थोड़ा सा डीके टाइप्स का करता होता है, एज इन lnx के ग्राफ की बात करें, lnx का ग्राफ ऐसा होता है, इट्स नॉट लाइक कि lnx का कर्वेचर कनकेव अपवर्ड है, इंक्रीजिंग है बट कर्वेचर कनकेव डाउनवर्ड होता है, समझ में आ रहा है। तो lnx का स्क्वायर का भी सिमिलर सा ही होगा, तो पॉसिबिलिटी है इस चीज की, इंट्यूशन यही आ रही है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो, बट हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब अगर मैं इसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश करूं, ये सब चीजें मुझे कैसे पता लगेंगी, अब क्या क्या डेफिनेटली चीजें ट्रू है, ऑब्वियसली डोमेन ये है, ठीक है, a+1/greater than or equal to 2 होता है, तो दैट मींस मिनिमम वैल्यू 2 ही होगी, यहां से नीचे जाने का ग्राफ का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर 1/e पर और e पर क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक कर सकते हैं हम, f'(x) से, f'(x) से हमें और क्या पता लग जाएगा कि अपने अकॉर्डिंग 0 से 1/e में डिक्रीजिंग होना चाहिए, 1/e से 1 में इंक्रीजिंग होना चाहिए, फिर 1 से e में डिक्रीजिंग होना चाहिए, फिर e के बाद इंक्रीजिंग होना चाहिए। बट ये दोनों ऑप्शंस, ये भी और ये भी, ये दोनों ऑप्शन e के बाद इंक्रीजिंग को जस्टिफाई करते हैं, बट दोनों ऑप्शंस में मैं डिस्टिंग्विश कैसे कर पाऊंगा, f'(x) से। तो डबल डेरिवेटिव मेरा इनफैक्ट 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, दैट विल कंफर्म कि भैया कर्व अपवर्ड कर्वेचर पे, 1 से e के बीच में भी ये पॉजिटिव होना चाहिए, कौन, f'(x), ठीक है। फिर e से लेकर अगर तो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, आई डोंट नो ये पॉइंट क्या होगा, शायद हमें पॉइंट की जरूरत भी नहीं है, ई से लेकर अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, तो सेकंड ग्राफ बनेगा, बट अगर ई के बाद भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, वो अब हम फॉर्मलाइज करते हैं, बट अभी हमने इंट्यूशन अपनी सारी देख ली कि कैसा, किस टाइप का एक्चुअली ग्राफ होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से इवन इफ आपने ये वाला ग्राफ बनाया या ये वाला ग्राफ बनाया, लेट से आपने f'(x) के बारे में सोचा भी नहीं, और आपने पेपर में रफ ग्राफ बना दे जो दिखने में ऐसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है, अगर आपने f'(x) का जिक्र नहीं किया, आपने वो कर्वेचर के बारे में नहीं फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो आई वुड से ऑब्वियसली आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट यस डेफिनेटली यू शुड गेट मोर देन 50%, 50% से ज्यादा आपको मिलने चाहिए, ठीक है। चलो अब हम इस ग्राफ को फॉर्मलाइज करते हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे मैं डोमेन लिख देता हूँ, जैसा हमने पहले देखा था कि x greater than 0 के लिए ग्राफ बनेगा एंड x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एंड फॉर द टाइमिंग मैं सिंप्लिसिटी के लिए ln x को t मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा y था एक्चुअली में t² प्लस 1/t², ठीक है। तो y डैश कितना हो जाएगा, 2t माइनस 2/t³ इंटू t का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ln x का डिफरेंशिएशन विच इज 1/x, ठीक है। और कुल मिलाकर ये क्या बना, इनफैक्ट 2 कॉमन ले लो, तो 2/x इंटू ln x माइनस 1/ln x³, जिसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, विच आई कैन डेफिनेटली रीराइट इट लाइक 2/x
ln x पावर 4 माइनस 1, बेसिकली मैंने ln x क्यूब एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब ये मेरा dy बाई डी एक्स है, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स अनडिफाइंड है, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जो मेरा इस स्लाइड में जस्टिफाइड भी था दोनों में। x इक्वल टू 0 पर वर्टिकल टेंजेंट टाइप्स वर्क है, ठीक है। डिनोमिनेटर जब 0 होते हैं यानी x इक्वल टू 1 पे भी dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे भी वर्टिकल एसिम्पटोट बनना चाहिए। क्लियरली x इक्वल टू 1 पे मेरा दोनों ग्राफ है, चाहे ये वाला ग्राफ है चाहे ये वाला ग्राफ है, दोनों में x इक्वल टू 1 पे वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा था, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इंटरवल्स की, तो मेरे कौन कौन से इंटरवल्स थे? 0 से 1 बाई ये एक इंटरवल था, फिर 1 बाई ई से 1 इंटरवल था, और फिर 1 से ई का इंटरवल था, और फिर ई से हम 1 के इंटरवल की बात कर रहे थे। ये 4 इंटरवल्स में हम कुछ कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। 0 से 1 बाई ई में एल एन एक्स जो है बेसिकली कहाँ लाई करता है? ln x is less than -1. 1 से e में ln x will lie between -1 to 0, and 1 to e में ln x will lie from 0 to 1, and clearly यहाँ पर ln x is greater than 1, ठीक है। अब मैं हर इंटरवल में f डैश x का साइन देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। ln x जब -1 से छोटा है तो ये मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो गया, तो न्यूमरेटर मेरा पॉजिटिव हो गया, बट डिनोमिनेटर क्यूब है, नेगेटिव का क्यूब विल बी नेगेटिव, तो y डैश मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है? लेस देन 0, यानी फंक्शन शुड बी डिक्रीजिंग। -1 से 0 में डिनोमिनेटर तो मेरा नेगेटिव का क्यूब है, दैट विल बी नेगेटिव, बट न्यूमरेटर में ln x पावर 4 का मैग्नीट्यूड अभी आपका 1 से छोटा रहेगा, तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, तो y डैश मेरा पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। 1 से ई में ln x 0 से 1 के बीच में वेरी करते हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, बट ln x पावर 4 की वैल्यू अभी 1 से छोटी ही रहेगी, तो न्यूमरेटर मेरा नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स फंक्शन y डैश की वैल्यू लेस देन 0 होगी, दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। जब ln x 1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, यानी y डैश मेरा पॉजिटिव है, यानी फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होना चाहिए। एज वेल एज y डैश 0 कहाँ हो रहा है? जब ln x पावर 4 इक्वल टू 1 हो, मतलब भाई ln x का वैल्यू प्लस माइनस 1, रियल वैल्यूज की बात करें तो x का वैल्यू 1 बाई ई कोमा माइनस 1 बाई, तो यहां तक जो हमारी इंट्यूशन थी वो परफेक्टली फाइन फॉल इन प्लेस कर रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? 0 से 1 बाई डिक्रीजिंग होना चाहिए था, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, यही हमारा हो रहा है। पहले 0 से 1 बाई ई तक डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर ई तक डिक्रीजिंग, फिर ई ऑनवर्ड्स इंक्रीजिंग, दोनों ग्राफ्स में, ठीक है। एंड क्लियरली 1 बाई ई और ई पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी बन रहा है, तो इंट्यूशन हमारी अभी तक बिल्कुल परफेक्टली जा रही है, दैट इज एक्चुअली मैचिंग विद द कैलकुलेशंस, ठीक है। बस ऑल वी नीड टू डू इज वाई डबल डैश के बारे में देखना है, और हमें चेक करना है कि क्या कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा। आइडियली हमारे हिसाब से, हमारे इंट्यूशन के हिसाब से 1 बाई ई से पहले, ई से 1 के बीच में और 1 से ई के बीच में कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, बट अगर मैं आपके लिए पॉसिबिलिटी की बात करूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, जैसे जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करूं, लेट से ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता था कि ये आपका 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 बाई ई था और यहाँ पर ई था, तो यहाँ पर भी ग्राफ ऐसा आए और फिर यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा जाए, अगेन यहाँ पर भी ग्राफ ऐसा आए और फिर यहाँ से भी ग्राफ मल्टीपल तरीकों से भी ऐसे इंक्रीज कर सकता था, जो ऑब्वियसली इंट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई सेंसिबल नहीं लग रहा, बिकॉज ln x में ऐसा कुछ कर्वेचर होता ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कर्वेचर चेंज हो सकते थे, बट वो अब आपको कैसे जस्टिफाई होगा, वो आप सिर्फ एफ डबल डैश एक्स से ही जस्टिफाई कर सकते हो, तो ऑल वी नीड टू डू इज हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वाई डैश यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई डैश हमारा क्या आया था? वाई डैश हमारा आया था, ये वाली चीज हमारी वाई डैश थी, ठीक है। तो दैट इज 2 बाई एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस 1 बाई एल एन एक्स क्यूब, ठीक है। तो y डबल डैश एक्स निकालता हूँ, ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, तो -2 बाई एक्स स्क्वायर, बाकी चीजें एज इट इज, एल एन एक्स -1 बाई एल एन एक्स क्यूब्ड,
प्लस 2/x एज इट इज। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और यहाँ पर माइनस प्लस 3 अपॉन ln x पावर 4 एंड फॉलोड बाय 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर इनफेक्ट लेट ln x इक्वल टू t, ये अज्यूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू, यहां से अगर एक आप x कॉमन निकालोगे तो वो 2/x² बन जाएगा, और 2/x² यहाँ पे था, जो हम होल कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनफेक्ट 2/x² को कॉमन निकाल लिया एंड ln x को मैंने t माना है। ठीक है, तो ये मेरी कहानी बन जाएगी माइनस टी माइनस माइनस प्लस 1/t³ प्लस 1 एंड प्लस 3/t⁴। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस बेसिकली ये जो मेरा था 2/x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑल आई नीड टू कंसिडर इज दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, विच इज नेगेटिव ऑफ t प्लस 1/t³ प्लस 1 प्लस 3/t⁴। क्लियरली अगर मैं, आप देखो, अब मैं अगर ग्राफ से रिलेट करूं, 0 से 1 के बीच में देखता हूं मैं पहले, क्या ये पॉजिटिव दिख रहा है? 0 से 1 के बीच में माइनस टी प्लस 1, ये इटसेल्फ पॉजिटिव होगा, 1 माइनस टी बेसिकली, और 1/t³, ये दोनों पॉजिटिव है 0 से 1 में, तो दैट मींस दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, टी मेरा ln x था। ठीक है, तो ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, टी हमारा ln x था। तो अभी हमें हमें इंटरवल कौन सा कंसीडर करना था? अपने को इंटरवल कंसीडर करना है कि क्या e के बाद, यानी जब t की वैल्यू when x is greater than e, that means sorry, that means t is greater than ln x, that is t is greater than 1, तो t greater than 1 के लिए क्या ये चीज हमेशा पॉजिटिव है या ये नेगेटिव भी हो रही है? क्लियरली t इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है? t इक्वल टू 1 पे दिस इज -1 खत्म, तो t इक्वल टू 1 पर दिस इज 4, at t equal to 1 this value is 4, right, which is positive, यानी t equal to 1 पे अपवर्ड कर्वेचर ही बनना चाहिए था, जो कि हमारे इस ग्राफ में बन भी रहा था। ठीक है, बट अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करता हूं, लेट मी इरेज दिस थिंग, लेट मी क्विकली गेट माय नोट्स राइट, जस्ट अ मोमेंट। अब अगर मैं यहाँ पर इसी पोलिनोमियल को मैं दोबारा उठा रहा हूँ, दैट वाज माइनस टी प्लस 1/t³ प्लस 1 प्लस 1/t पावर, सॉरी प्लस 3/t⁴ ना, हाँ, प्लस 3/t⁴। तो जब टी आपका 1 से ई से बड़ा है, सॉरी टी 1 से बड़ा है, तब हमने देखा कि t इक्वल टू 1 पर दिस इज क्लियरली 4। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस पॉलिनोमियल एज pt, p ऑफ 1 वाज क्लियरली पॉजिटिव, p ऑफ 2 कितना आ रहा है? p ऑफ 2 कितना बन रहा है? -2 प्लस 1/8 प्लस 1 प्लस 3/16, which is clearly negative. This is negative. So p of 2 is less than 0. So definitely I can, this is, although this is not a polynomial, but this is a continuous and differentiable function. ठीक है, तो कैन आई से 1 और 2 के बीच में एक जगह p of t will be 0. So that this implies as per Rolle's as per continuity, p of t will be equal to 0 when t will belong to 1 to 2 है। एक पॉइंट पर ये 0 के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, एंड उस पॉइंट पे ln x, बेसिकली ln x आपका 1 से 2 के बीच में हम बोल रहे हैं, तो x जो होगा दैट शुड बी लाई बिटवीन e से e²। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डेफिनेटली f डैश f डबल डैश x डबल डेरिवेटिव एक जगह पर 0 आ रहा है, तो मतलब ये वाला ग्राफ नहीं होगा, दिस हैज टू बी आवर करेक्ट ग्राफ। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आई डोंट नो, उस पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, बट दैट पॉइंट मस्ट लाई बिटवीन e एंड e²। e² इज 7 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये पॉइंट हमारा e और e² के बीच में लाई करना चाहिए, एंड दैट शुड बी द सिनेरियो। अब एज पर अस जो हमारी इंट्यूशन थी वही हमारा करेक्ट ग्राफ है, दिस शुड बी आवर करेक्ट ग्राफ एंड वी हैव प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी रीजनिंग। तो नाउ लेट्स सी, एक बार है ना इसका एग्जैक्ट ग्राफ भी देख लेते हैं किस टाइप का होता है। इसका एग्जैक्ट ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, एंड ये आप ग्राफ देख भी सकते हो। इसमें क्लियरली अगर मैं बात करूं, ये जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है ये ई पर आ रहा है। ठीक है, दिस क्लियरली कम्स ऑन ई। ठीक है, एंड ये वाला जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है दूसरे वाला, दिस इज एट 1/e,
एंड एज यू कैन सी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, ये क्लियरली अपवर्ड कर्वेचर था, यहाँ से अपवर्ड कर्वेचर स्टार्ट हुआ, बट ये वाली कर्वेचर डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे अपवर्ड कर्वेचर से डाउनवर्ड कर्वेचर कहीं ना कहीं हुई, तो वो कुछ पॉइंट बन रहा होगा। एक्चुअली ये यहाँ पर नहीं, वो सम इट शुड बी समवेयर अराउंड ई स्क्वायर, है ना, ये पॉइंट आपको लगभग लगभग ई स्क्वायर पे दिखना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं दिख रहा है टाइम्स, यहाँ तक कर्वेचर अपवर्ड से फिर डाउनवर्ड हो रही है, दिस पॉइंट विल बी दिस पॉइंट, सॉरी, ये वैल्यू ई स्क्वायर है, तो दिस मस्ट लाई बिटवीन ई एंड ई स्क्वायर, ई स्क्वायर विल बी समवेयर है, तो यहाँ कहीं वो कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस विल बी द पॉइंट जहां पर एफ डबल डैश एक्स जीरो हो रहा था, एफ डैश एक्स जीरो यहाँ पर होगा, तो जो हमारे इंट्यूशन थी, जो हमारी रीजनिंग थी, उसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट ग्राफ बन रहा है। तो दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार इनका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने शायद ये एग्जैक्ट ग्राफ ये बनाया हो, बट पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है यहाँ के बाद ग्राफ को ऐसे बनाया हो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कर्वेचर थ्रू आउट अपवर्ड रहा होगा, अगर आपने ऐसा किया डेफिनेटली यू विल गेट सम पार्शियल्स, आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये अगेन ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें आ, हर बच्चे को पार्शियल कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ तो बच्चा लिखेगा ही ना यार, डोमेन लिखेगा, है ना, एसिम्पटोट्स लिख सकता है, एक रफ ग्राफ बना सकते हैं जो पार्शियली करेक्ट हो सकता है ग्राफ। तो आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए बिकॉज इस क्वेश्चन में हर बच्चे के लिए कुछ था, कुछ पार्शियल्स डेफिनेटली हर बच्चा ले सकता था, बट फुल मार्क्स हर बच्चे को मिलने आई डोंट नो कितने इजी होंगे या कितने टफ होंगे, बिकॉज रीजनिंग डिपेंडेंट है कि आपने एफ डबल एस एक्स वाली रीजनिंग ली है या नहीं ली है, ठीक है। आपको कर्वेचर पूरा दिखाना था, एक पॉइंट पे कर्वेचर चेंज हो रहा है वो आपको शो करना था, एंड दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मेरे ख्याल में से क्योंकि सिर्फ ग्राफ ही ड्रॉ करना था, तो बिल्कुल रफ ग्राफ से पॉइंट नहीं होना था, आपको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी कहां पर हो रही है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहां हो रहे हैं, ठीक है, एंड आपको एफ डबल डैश एक्स के बारे में भी कमेंट करना था। तो होपफुली ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा एंड यस दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ व्हाट यू से ln x square plus 1 by ln x square, right? All right, thank you. All right, so let's discuss problem 3 of ISI 2026 UGP. Again, this question is easy, and in fact, इस साल यार UGP का पेपर comparatively easier side पे था compared to UGA. तो ये problem 3 कह रहा है कि suppose n is greater than or equal to 2, right? N integer define a set S जिसमें x1 से लेकर xn तक एक n टपल है, right? Ordered pair, ordered not pair है, ordered टपल है, x1, x2 and so on till xn, ठीक है। एस सेट में ये टपल्स आएंगे सच दैट कंडीशन क्या है कि हर जो वैल्यू है एक्स आई दैट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। फर्दर अब ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन डिफाइन किए जिसमें इनपुट हम ये एन टपल दे रहे हैं, ठीक है, एज यू कैन सी हियर आल्सो, है ना। आउटपुट एक रियल वैल्यू आएगा और आउटपुट क्या बोल रही है, log of x2 square to the base x1, फिर log of x3 square to the base x2 and so on, log of xn raised to power n to the base x n minus 1, है ना, प्लस एक और टर्म है log of x1 to the base xn, ठीक है। we need to determine the minimum value of this over s, तो जितने भी पॉसिबल s के टपल्स हैं एंड टपल्स, उनमें सबसे छोटे वैल्यू क्या होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहले अगर हम इस f को थोड़ा ध्यान से देखें, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं 0 से 1 का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मैं कोई भी एक टर्म लेता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस टर्म, ठीक है, तो इस टर्म को अगर हम लेते हैं तो ये एक्चुअली बन रहा है log of x2 square to the base x1, एंड सिमिलरली इन जनरल अगर हम बात करते हैं, जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं, यहां तक पैटर्न चल रहा है, ये एक अलग से एक टर्म इसने ऐड की हुई है ना। तो जनरल टर्म की अगर हम बात करते हैं, दिस इज log of xn raised to power n to the base xn minus 1। तो पहले तो क्या मैं log के कॉरस्पॉन्डिंग पावर को आगे लेकर आ सकता हूँ, लेकर आ सकते हैं, बिकॉज उसके लिए ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम आगे लेकर आ पाएंगे, बगैर बिकॉज अगर ये नेगेटिव होता तो आगे नहीं लेकर आ पाता, डोमेन का चक्कर पड़ता। क्वेश्चन में मुझे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हर एक्स आई है वो 0 से 1 के बीच में, तो डेफिनेटली मैं इसको आगे लेकर आ सकता हूँ एंड दिस विल बिकम log ऑफ एक्स एन टू द बेस एक्स एन माइनस 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक जनरल टर्म बन जाएगी। अब हमें पता है लॉग का ग्राफ दो टाइप से होता था, या तो ऐसा होता था या फिर लॉग का ग्राफ ऐसा होता था। ये वाला ग्राफ तब बनता था जब बेस जो है वो 1 से छोटा हो, ठीक है, log ऑफ x टू द बेस a के ग्राफ की बात कर रहे हैं,
और बेस 1 से छोटा हो और 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। अब क्लियरली इसमें अगर मैं 0 से 1 के बीच की बात करता हूँ, कैन आई से, ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे हर टर्म में बेस में एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, जो क्वेश्चन में कांस्टेंट भी था, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे केस में हर लोग के लिए ये ग्राफ बनना चाहिए, तो 0 से 1 के बीच में सिंस दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो आई कैन डेफिनेटली क्लेम कि हर लॉगरिथमिक टर्म, हर ये टर्म पॉजिटिव होगी, एवरी टर्म विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां तक व्हाट वी वर एबल टू क्लेम कि एवरी लॉग टर्म विल बी पॉजिटिव, और इन जनरल log ऑफ a टू द बेस b इज पॉजिटिव if either if both lies on the same side of unity, both lies on same side of unity, मतलब या तो दोनों a और b 1 से बड़े हो या दोनों a और b 1 से छोटे हो। अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हर ai आपको हर xi 0 से 1 के बीच में दिया होगा, तो दैट सिंपली मींस कि हर टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। अब हर टर्म पॉजिटिव है और हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि एएमजीएम लग रहा हो, बिकॉज एएमजीएम में ही मिनिमम मैक्सिमम होता है और हर टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम लगा सकते हैं, ठीक है। बट वहां पर जनरली वो तब बेनिफिशियल होता है अगर आपकी जो टर्म है उनका प्रोडक्ट कुछ अच्छा बन रहा हो, बेसिकली प्रोडक्ट में वेरिएबल्स कैंसल आउट हो रहे हो, तो मजा ही आता है, तब तो ज्योमेट्रिक मीन सीधा ही कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर बेस चेंज से शायद आपको आइडिया होगा, log ऑफ x2 टू द बेस x1 और मल्टीप्लाई अगर मैं लेट से log ऑफ x1 टू द बेस x2 करता हूँ, तो दैट विल बी 1, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सिमिलरली log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस c मल्टीप्लाइड बाय, अगर बाद में एंड में आ गया log ऑफ c टू द बेस a, तो इन सब का प्रोडक्ट 1 बन जाएगा। अब अपने पास यही चीजें तो है, log ऑफ x2 टू द बेस x1 है बट स्क्वायर था, चलो वो पावर आगे आ जाएगी, है ना। फिर log ऑफ x3 टू द बेस x2 होगा, उसका क्यूब होगा, क्यूब आगे आ जाएगा, है ना। एंड लास्ट में n आगे आ जाएगा, xn और xn माइनस 1, फिर इसने एक एडिशनल टर्म भी डाल दी x1 टू द बेस x1। तो प्रैक्टिकली इन सब का प्रोडक्ट में ये जो कांस्टेंट्स हैं जो आगे आए सिर्फ वो बचेंगे, वेरिएबल्स ये जो है बेसिकली x1 x2 टिल xn ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब अभी तक ये इंट्यूशन थी। अब इसी चीज को अगर मैं फॉर्मलाइज करूं, क्या मैं f को लिख सकता हूं, f विल बी फर्स्ट टर्म में से 2 आगे आ जाएगा, 2 log ऑफ x2 टू द बेस x1, सेकंड टर्म में से 3 आगे आ जाएगा, 3 log ऑफ x3 टू द बेस x2, फिर 4 आगे आ जाएगा, log ऑफ 4 टाइम्स log ऑफ that will be 4 times log of x4 to the base x3 and so on, ठीक है। ये टर्म क्या बनेगी, यहां पर n आगे आएगा, n log of xn to the base xn minus 1 एंड लास्ट में एक और टर्म है log of x1 to the base xn, ठीक है। ये हमारा f के इक्वल बन गया। अब यहां पर सिंस ईच एंड एवरी टर्म इज पॉजिटिव, सो आई कैन डेफिनेटली अप्लाई am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। इनका am इन सबका सम दैट इज f पूरा अपॉन n, ठीक है। f बेसिकली सबका सम ही तो ये n टर्म्स है, n टर्म्स की तरह मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। इन सबका सम दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट। जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो सिर्फ ये कांस्टेंट बचेंगे, जैसे अभी मैंने बेस चेंज से देखा बाकी सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रोडक्ट विल बी 2 into 3 into 4 into 5 and so on till n and followed by the last term which is 1, ठीक है। रेज टू पावर इसका ज्योमेट्रिक मीन दैट इज 1 by n, ठीक है। विच इज ये क्लियरली ये वाली वैल्यू के दिस इज n फैक्टोरियल। तो ये जो फंक्शन है f, ये मैं बोल सकता हूं दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n टाइम्स n फैक्टोरियल पावर 1 by n, ये हम सिंपली बोल सकते थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू शुड बी, दैट मींस आंसर शुड बी व्हाट, मिनिमम वैल्यू शुड बी, सिंस f इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो मिनिमम वैल्यू शुड बी n टाइम्स n फैक्टोरियल पावर 1 by n, ठीक है। अब जिन बच्चों ने यहां तक की है, आई डोंट फील कि उन्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज आपको अभी ये जस्टिफाई करना है क्या इक्वालिटी होल्ड कर सकती है या नहीं, ठीक है। जिसके मेरे हिसाब से यहां तक आपको करने से यू शुड नॉट गेट मोर देन 50%, यहां तक करने से 50% से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए आपको। अभी आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि भाई
इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कहां करेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमें पता है एम इक्वल टू जीएम तब होता है जब सारे टर्म्स इक्वल हो, व्हेन ऑल दिस टर्म्स आर इक्वल, ठीक है। हर टर्म इक्वल होनी चाहिए। ये कितनी टर्म्स थी, एन टर्म्स थी, और इन सब का सम एन टाइम्स ये आए हुए, तो दैट मींस ईच एंड एवरी टर्म शुड बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल पावर 1 बाय एन। ये मुझे प्रूव करना है कि क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली हमें प्रूव करना है हर टर्म एन फैक्टोरियल पावर 1 बाय एन के इक्वल है। तो मैं इसको हर टर्म को मैं लिख देता हूँ, दिस इज ट्वाइस ऑफ log of x2 to the base x1, that should be equal to thrice of log of x3 to the base x2, that should be equal to 4 times log of x4 to the base x3, and so on. The last term will be n times log of xn to the base xn minus 1, and एक अलग से स्पेशल टर्म था, that should be equal to log of x1 to the base xn, ठीक है। ये एक अलग टर्म था जिसको हम बाद में देखेंगे, है ना। एंड अब यहाँ पर और ये हर टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए, दैट ईच टर्म शुड बी इक्वल टू व्हाट ही से n फैक्टोरियल पावर 1 बाय n, क्योंकि इनका सबका सम था n टाइम्स दिस, एंड सिंस दीज आर n टर्म्स तो हर टर्म n फैक्टोरियल पावर 1 बाय n के इक्वल होनी चाहिए। एंड फॉर द टाइमिंग मैं इस की बार बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये लिखना, इसको मैं फॉर द टाइमिंग आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी इक्वल टू k, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें पहली टर्म विच इज 2 ऑफ log of x2 to the base x1 that is equal to k, तो कैन आई से x1 जो हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x1 should be equal to, sorry, x2 should be equal to, log को अगर मैं एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करता हूं तो x2 should be equal to x1 raised to power k by 2, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड टर्म क्या बनेगी, log of x3 to the base x2, इसका थ्राइस should be equal to k, तो 3 से डिवाइड कर दो तो दैट शुड बी इक्वल टू k by 3, तो इसका मतलब जो x3 है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, x2 पावर k by 3, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को क्लब करता हूं, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास x2 है, x2 इन टर्म्स ऑफ x1 है, तो x3 इन टर्म्स ऑफ x1 लेकर आ सकता हूं। x2 की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो x1 पावर k by 2 होल पावर कितना बन जाएगा, k by 3, ठीक है। तो क्या ये x1 पावर k स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे n फैक्टोरियल की टर्म में चाहिए, तो इसीलिए मैं n फैक्टोरियल की टर्म में इसको लेकर जाना चाहता हूं, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाता हूं, नेक्स्ट टर्म बनेगा log ऑफ x 4 टू द बेस x3, दैट शुड बी इक्वल टू k बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से x4 मैं बोल पाऊंगा दैट इज x3 की पावर k बाय 4, तो x3 इन टर्म्स ऑफ x1 है, तो यहां से फर्दर x4 को मैं इन टर्म्स ऑफ x1 लेकर आ सकता हूं। x3 की वैल्यू डाल दूं तो x1 रेज टू पावर k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 की पावर k बाय 4 हो जाएगा, तो दैट विल बिकम x1 की पावर k क्यूब बन जाएगा, और 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 विच इज 4 फैक्टोरियल। तो यहां तक शायद आपको पैटर्न दिख रहे हैं, एंड सिमिलरली एंड सो ऑन आप आगे भी पैटर्न देख पाओगे, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म बननी चाहिए, तो यहां पर अब जनरल पैटर्न क्या बना, xn दैट शुड बी इक्वल टू x1 रेज टू पावर k पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये मेरा इसी पैटर्न को मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये मेरा xn इन टर्म्स ऑफ x1 आ जाएगा यहां तक। बट मेरा x1 और xn में एक और रिलेशन है जो लास्ट टर्म से आता है, ठीक है। लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग आई कैन क्लेम कि x1 की पावर, सॉरी, xn की पावर k दैट शुड बी इक्वल टू x1। तो जिन बच्चों ने इक्वालिटी होल्ड करी, ये चेक नहीं किया, वहां पे पॉसिबिलिटी है ना कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दे दे, तो हो सकता है इक्वालिटी होल्ड ही ना कर पाए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, तो आपको ये जस्टिफाई करके दिखाना था कि इक्वालिटी होल्ड करनी पड़ेगी, और अगर इक्वालिटी होल्ड कर भी रही है तो वो x1 x2 x3 इन सब की किन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर xn पावर के दैट शुड बी इक्वल टू x1, और मेरे पास एक ये रिलेशन और भी, तो अगर मैं इसमें xn की पावर k करता हूं, यहां पर लेट्स से रेज टू पावर k दिया दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो xn पावर k दैट शुड बी इक्वल टू x1, इधर क्या बनेगा x1 रेज टू पावर k पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल की पावर k, है ना, तो दैट विल बी k रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। ये अब मेरे इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे k क्या था, k हमने देखा था दैट इज n फैक्टोरियल पावर 1 बाय n,
तो दिस एम्प्लाइज अगर मैं x1 पावर k की वैल्यू रखता हूँ, k की वैल्यू थी n फैक्टोरियल पावर 1/n, अब इस पूरे की पावर कितनी है n एंड डिवाइड बाय n फैक्टोरियल था, ये क्लियरली खत्म हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1 बना, तो ये क्लियरली x1 के इक्वल आ गया जो कि इसके इक्वल था। तो इसका मतलब यहां तक मैं इक्वालिटी जस्टिफाई करता हूं तो लास्ट वाली इक्वालिटी ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड हो रही है, वो ऑटोमेटिकली k के इक्वल बन रही है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अगर आपने एक x1 फिक्स कर दिया तो x2 आपको इस रिलेशन से मिल जाएगा, x3 भी मिल जाएगा, x4 भी मिल जाएगा एंड सो ऑन, xn भी मिल जाएंगे, सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स फॉर एवरी दैट मीन्स फॉर एवरी x1 belongs to 0 to 1 देयर विल बी एग्जैक्टली वन एंड टपल जो जिसकी वजह से मिनिमम अचीव हो पाएगा। ठीक है, x1 आप 0 से 1 में कुछ भी उठा लो, 0.1 उठा लिया तो कॉरस्पॉन्डिंगली x2 की कुछ वैल्यू आ जाएगी। एंड इनफैक्ट इस फॉर्मूले से ना यू कैन ऑल्सो जस्टिफाई कि हर वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, ये भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली ये हुआ कि भाई आप हर x1 की corresponding हर basically x1 की वैल्यू के लिए you'll be able to find x2, you'll be able to find x3 and so on, you'll be able to find xn. That means for every possible value of x1 minimum will be achieved, there will be some values of x2 and so on till xn जिसके लिए minimum achieve हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो yes, minimum is achievable and the answer should definitely be n factorial power 1 by n multiplied by n. This should be the minimum value। ठीक है, तो आई होप देखो क्वेश्चन में अगर सिर्फ आंसर निकालना था तो वो बहुत आसान था। आई डोंट थिंक कि उसमें 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, बिकॉज बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में डायरेक्ट थी, बहुत सारी इंडिकेशन थी कि भाई चीजों को पॉजिटिव बनाया गया है, ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए। इनडायरेक्टली क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा था कि भैया am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लगना है, और वो करते ही 1 मिनट में आंसर आ जाता। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज whether that is actually achievable or not, ये आपको जस्टिफाई करना था, है ना, और वो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। राइट, तो आई होप ये प्रॉब्लम 3 आपको समझ में आ गया हो। Hi everyone, so let us discuss ISI 2026 UGB problem 4. This was by far the easiest problem of the paper. Let us have a look at this problem. It says suppose f is a function from R to R is a twice differentiable function. So we can differentiate it twice such that f of x plus y plus f of x minus y is twice of fx plus fy for all xy belonging to R. Okay, so एक differential equation दी हुई है जो f को satisfy करती है, जो f जिससे f satisfy करता है. And it says if f dash denotes the derivative of x, show that f dash of x plus y minus f dash of x minus y is twice f dash of y for all xy. And second is it is given that f double dash of 0 is 2, where f double dash is second derivative, determine the value of f. तो अगेन जिन बच्चों को डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करना आता है, उनके डेरिवेटिव से डील करना आता है, दे नो दैट इट्स अ वेरी easy problem. So it is given that f of x plus y plus f of x minus y is twice of fx plus fy. ये दिया हुआ है। यहां पे देखो, यहां पे हिंट वैसे दिखाई दे रहा है, f dash of x plus y जो डेरिवेट कर रहा है, f dash of x minus y with नेगेटिव साइन। सो यहां पे दिखाया दे रहा है कि डिफरेंशिएशन हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y. सो डिफरेंशिएट with respect to y, assuming x to be constant. So जैसे ही मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं तो f dash of x plus y, यहां पर f dash of x minus y, x का डेरिवेटिव 0 है, y का -1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे x का डेरिवेटिव 0, y का 1, assuming x to be constant, is twice of fx. x कांस्टेंट है, खत्म हो गया, यहां पर f dash of y आ गया, f dash of y. एंड प्रिसाइसली मुझे यही प्रूव करना है. So that is done. So we are done with part A, right? So this was that easy. We're done with part A. Okay. अब second case में क्या दिया हुआ है? It is given that f double dash of 0 is 2. इसका second derivative at 0, the value is 2. We have to find the value of f. f का value निकालना है, function निकालना है पूरा का पूरा. So since double derivative involved है, तो क्या करें? दोबारा differentiate करते हैं. So differentiate again with respect to y.
ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो x के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं आगे बढ़ेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट किया f डबल डैश ऑफ x प्लस वाई, f डबल डैश ऑफ x प्लस वाई, यहां पर f डैश डैश x माइनस वाई, x का डेरिवेटिव 0, y का -1 तो ये प्लस हो जाएगा दोबारा से, इज ट्वाइस f डबल डैश ऑफ y, राइट। सो ये आ गया। अच्छा, इट इज गिवन दैट f डबल डैश ऑफ 0 इज 2, तो इसको यूज करते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे f डबल डैश ऑफ 0 2 दिया हुआ, तो y को 0 पुट कर देते हैं। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ द साइड्स, सो वी गेट f डबल डैश ऑफ x प्लस f डबल डैश ऑफ x is equal to 2f double dash of 0, which is 2. So this is 4. So 2f double dash of x 4 है, तो f double dash of x is 2. So f double dash of x 2 है, और जैसे ही f double dash x 2 है, मुझे पता है कि fx निकालना है तो दो बार इंटीग्रेट करना है. So I have to integrate it 2 times. So since f double dash of x is 2, integrating with respect to x. So integrating both sides with respect to x. So f dash of x कितना हो जाएगा, 2x plus c. 2x plus c. चाहो तो इसी पॉइंट पे c निकाल लो, और मुझे पता है कि fx इंटीग्रेटिंग अगेन fx का वैल्यू x स्क्वायर प्लस cx plus d. So फंक्शन तो ये है. Now the value is the point is how do we find the values of c and d? c and d किस तरीके से निकाले? अब c के लिए मुझे f डैश में कुछ रिलेशन चाहिए. I need some relation in f dash. f dash का रिलेशन यहां पर है. So this is the relation containing f dash. So how do we find? What do we do? So one way I can do is I can put y as 0. So if I put y as 0, both sides, in this, I get f dash of x minus f dash of x is equal to 2f dash of 0. So which is 0. So I get f dash of 0 is equal to 0. f dash of 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. f dash of 0 अगर 0 है तो इसी पॉइंट पे c का वैल्यू आ जाएगा. f dash of 0 is 0, x को 0 पुट करो, 0 पुट करो, c is also 0, so that means c is 0. So this thing is gone. So function रह गया x square plus d. अब d निकालना है. अब d की वैल्यू निकालने के लिए मुझे f के ऊपर एक कोई वैल्यू चाहिए, राइट. आई नीड सम वैल्यू एट x at f लेवल. तो यहां पर देखो, यहां पे किसी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं. अगर हम यहां पर दोनों x और y को 0 पुट करते हैं, सो लेफ्ट साइड f of 0 plus f of 0 is 2 times f of 0 plus f of 0 is 2f of 0. So 2f of 0 is 4f0. So that means 2f0 is 0, f0 is 0. f0 is 0. f0 अगर 0 है तो f0 is 0 plus d, so d also becomes 0. तो फंक्शन जो है हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन इज fx is equal to x square and that is it. तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, एंड आई एम वेरी श्योर जो भी सीरियस प्रिपरेशन किया होगा उसने ये वाला प्रॉब्लम तो जरूर अटेम्प्ट किया होगा. टेक केयर, होप यू एंजॉयड, ऑल द बेस्ट. Alright, let's discuss UGB P5 of ISI 2025. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 5 है ISI 2026 UGB का. बहुत इजी क्वेश्चन है. सब बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाने चाहिए थे. एक्चुअली में ओरल क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा बहुत अभी मैथ्स ओलंपियाड का आइडिया. क्वेश्चन कह रहा था, इन द फिगर ABCD EFGH is a square which is inside the square ABCD. ठीक है, and the perimeter of ABCD exceeds the perimeter of EFGH by 32. तो अगर मतलब पैरामीटर इज 4 times the side, तो इनडायरेक्टली हमें गिवन है 4 times AB minus 4 times EF. ठीक है, दिस इज गिवन टू बी 32. और इन सिंपल वर्ड्स AB minus EF, साइड्स के बीच का डिफरेंस इज गिवन टू बी 8. ठीक है, दिस इज गिवन टू अस. डिटरमिन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल EBF. तो ये जो रेड वाला सर्कल है, इसके इन रेडियस का फॉर्मूला हमें निकालना है. तो अगर मैं सिंपली बोलूं, इन एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लेग्स, और यू कैन से सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स, तो EB plus BF माइनस द हाइपोटेनस दैट इज EF होल अपॉन 2. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन रेडियस. कैसे है वो भी डिराइव कर देंगे. वैसे तो बहुत इजी है, इट इज ऑलरेडी देयर इन योर ग्रेड 10th.
ठीक है, तो यहाँ से बस सीधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बाय सिमेट्री यू कैन क्लेम कि भैया जो AE है दैट इज इक्वल टू BF। क्यों? बिकॉज EF GH भी एक स्क्वायर था, तो AE और BF बराबर होंगे, तो दैट विल इम्प्लाई कि जो ये आपका BF प्लस EF EB है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू AB। ठीक है, तो स्मॉल r एक्चुअली किसके इक्वल आ गया? AB माइनस EF, सॉरी AB माइनस EF डिवाइड बाय 2, एंड AB माइनस EF ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था indirectly, that was 8, तो 8 divided by 2 which is 4। ये खत्म, क्वेश्चन खत्म। मतलब दिस इज UGP का प्रॉब्लम 5। इससे आसान क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? अब पेपर में कंसिडरिंग कि ये तो क्वेश्चन देखा और हो गया, मैक्सिमम आप क्या करोगे यार, ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर दो, इसमें भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। लेट्स से देयर इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें जो बेसिकली इन सर्कल होते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला इज स्मॉल r is a plus b minus c divided by 2 where c is nothing but the length of the hypotenuse। कैसे दिखते हैं? लेट्स से सर्कल था, सर्कल का सेंटर था, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, दे बोथ शुड बी r and r। क्लियरली ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इट मस्ट बी अ स्क्वायर, तो दिस साइड विल बी r and r। ठीक है, let's say the points are A, B and C। So clearly हमें एक चीज और पता है, from an external point length of tangent सेम होता है, तो let's say this point is M, this point is N and this point is P। तो since AC is small b, side opposite to B, तो AM will be equal to B minus R। This length will be B minus R, and same will be AN, that should be B minus R। By the same logic, CB is A, so can I claim BP? That should be A minus R, and same length should be BN, that will be A minus R। And clearly AB was equal to small c, and that is also equal to AN plus BN, that means B minus R plus A minus R। And from here you should be able to conclude that R is A plus B minus C divided by 2। Okay, तो वंस अगेन दिस क्वेश्चन वाज ओरल क्वेश्चन, ये फ्री के मार्क्स थे यार, ये आइडियली सबको करना चाहिए था। ठीक है, एंड अगर हल्का फुल्का भी मैथ्स ओलंपियाड का बैकग्राउंड था तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली डूएबल था, या मतलब हल्के फुल्के भी अपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किए होते तो ये डूएबल क्वेश्चन था बहुत अच्छे से। होपफुली ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। Hi everyone, so let us discuss ISI UGP 2026 problem 6। ये पॉलिनोमियल के बेस्ड के ऊपर प्रॉब्लम था, एंड काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था इसका। एंड जो बी पार्ट था, बी पार्ट वाज इन अ वे रिलेटेड टू ए पार्ट। एंड यहाँ पर इस तरह की चीज होती है दैट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव पार्ट ए, and using the result of part A, if you are able to prove part B, then also you get partial marking। But let us try to do this problem, and the problem says P of X is P is a polynomial of degree greater than or equal to 1। ठीक है, so P is a polynomial greater than or with degree greater than or equal to 1 with real coefficients such that P of X is always greater than or equal to 0। ठीक है, जैसे मैंने ये देखा, एक दिमाग के अंदर एक चीज दिख गई कि अगर इसका डिग्री n है तो n इवन है। ठीक है, सो अगर इसका डिग्री n है देन n इज इवन। हो सकता है यूज हो सकता है यूज ना हो, बट अगेन जैसे मैंने देखा, बिकॉज p ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो p ऑफ x कैन नॉट बी ऑड। ऑड का जो रेंज होता है माइनस r से r होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। सिंस p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, डिग्री ऑफ p is even। I don't know whether it is going to get used or not, but again this is something which जो मैंने already देख लिया। Suppose x naught belongs to R is such that p of x naught is 0। p of x naught 0 है, so x naught is one of the roots। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, अगर इसका कोई imaginary root है then it always occurs in conjugate pairs because the coefficients are real। So coefficients are real, so if it has an imaginary roots, it is always going to occur as conjugate pairs। So this is something which I've already, which is there in my mind। I don't know कि यूज होगा नहीं होगा, बट जो चीजें मैं प्रॉब्लम देखकर अपने दिमाग में डाल रहा हूँ, ज्ञान मेरे दिमाग में आ रही है, वो मैं बता भी रहा हूँ, सो दैट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 2028 या एनी अदर ईयर, उनको भी पता चला है कि यार इट इज नॉट ओनली अबाउट द सॉल्यूशन बट इट इज आल्सो अबाउट कि क्या चीजें दिमाग में आने चाहिए व्हेन यू सी प्रॉब्लम लाइक दिस। ओके, सपोज x naught is real and such that p of x naught is 0, so one of the roots इसने बोल दिया कि let x naught is one of the roots, show that there exists
a positive integer n and a polynomial s. तो क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n होगा और एक पॉलिनोमियल होगा s with real coefficient such that f of x naught is not 0 and p of x is x minus x naught power 2n into sx. x minus x naught power 2n into sx for all x belonging to R. Hence or otherwise show that there exists polynomial q and R with real coefficients such that R of x is positive and for all x px is q of x whole square into R of x. तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है एंड ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट तुम इंडिपेंडेंट भी प्रूव कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 1 जो ए पार्ट है उसको भी प्रूव कर सकते हो. हम पहले ए पार्ट को देखते हैं. सो पी ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड एक्स नॉट इज अ रूट. सो हम ये बोल सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम P of x is equal to x minus x naught power k into s of x, where s of x naught is not 0. So again, x naught is the root of P of x with multiplicity k, where x naught is a root of P of x with multiplicity k. ठीक है, देखो अब तुम बोलोगे सर k क्यों, अगर p ऑफ x 0 है x माइनस x नॉट ही तो होगा. भाई x माइनस x नॉट निकाल लिया, बाकी जो पॉलिनोमियल है वो sx बच गया. हो सकता है कि उसका भी रूट एक रूट और x नॉट आ जाए, वो भी निकाल लो. जो बचा हो सकता है उसका भी एक रूट x नॉट आ जाए. तो जितने भी x नॉट पॉसिबल है वो सब बाहर निकाल लो. ऐसे बाहर निकाल लो कि यहाँ पे पावर क्या आ जाए, जितनी बार भी मतलब मल्टीप्लिसिटी अगर k है तो ये जो बाहर जो पॉलिनोमियल बचा है वो जीरो नहीं है. दिस इज क्लियर. अच्छा, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि k जो है वो इवन है. तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये प्रूफ करना है कि k का वैल्यू जो है वो इवन है, बिकॉज ये तो प्रूफ करना है p of x is equal to x minus x naught power 2n into sx. so all I have to do is अगर मल्टीप्लिसिटी k है तो वो k इवन होगा. ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स निकलेगा अगर p of x पॉजिटिव है. ठीक है, तो मुझे शो करना है टू प्रूफ k is even. ठीक है, तो ये प्रूफ करना है. तो अगर मुझे प्रूफ करना है कि k इवन है, मान लेते हैं k ऑड है. सो लेट्स एज्यूम k इज ऑड. ठीक है, मान लेते हैं k ऑड है. सो x माइनस x नॉट पावर ऑड इंटू sx. अब sx के अंदर मुझे पता है कि s ऑफ x नॉट जीरो नहीं है. तो s ऑफ x नॉट जो होगा इज ईदर पॉजिटिव और s ऑफ x नॉट इज नेगेटिव. s ऑफ x नॉट यहां पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किसी एक स्टेटमेंट को मान लेते हैं एंड दूसरा आइडेंटिकल है. दिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल, दिस विल बी आइडेंटिकल इन नेचर. मान लेते हैं कि s ऑफ x नॉट इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो sx इज पॉजिटिव इन द. So if s of x naught is positive, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that s of x is positive in the neighborhood of x naught. In the neighborhood of x naught. s of x positive है in the neighborhood of x naught. ठीक है जी? I hope this is clear. अच्छा, हम क्या करते हैं? P of x naught plus delta करते हैं, where delta is very small. P of x naught plus delta. P of x naught plus delta ये हो जाएगा x naught plus delta minus x naught, तो delta पावर के into s of x naught plus delta. And since s naught is positive in the neighborhood of delta, so अगर और delta positive है, delta is positive and very small value. So can I say this will be positive? And P of x naught minus delta. P of x naught minus delta. X naught minus delta minus x naught is minus delta power k s of x naught minus delta. And since s of x positive है in the neighborhood of delta, so ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, बट यहां पर minus delta power k, since k is odd, minus delta power k
will make it negative. But it is given that P of X is greater than equal to 0. But it is given that P of X is greater than equal to 0. Hence, our assumption is wrong. K is not odd. K is not odd. The same argument holds for this case. ये सेम आर्गुमेंट इस केस के लिए भी होल्ड करती है, बिकॉज अगर मैं बोलूं कि s of x naught नेगेटिव है एंड s naught अगर नेगेटिव है दैट मींस s of x naught इज नेगेटिव इन द नेबरहुड ऑफ x naught. ऐसा तो नहीं होगा ना यार, x naught पे वैल्यू नेगेटिव है और हल्के से आगे पे जीरो हो जाएगी, बिकॉज s of x naught इज नॉट जीरो. सो if f of x naught is negative, that means f of x naught is negative in the neighborhood of delta. तो उस केस में भी s of x naught is negative in the neighborhood of x naught. सो उस केस में भी ये जो साइंस है f of x naught plus delta and f of p of x naught plus delta and p of x naught minus delta will be of opposite signs. तो यहाँ पे सेम argument holds, will be contradictory. Hence you k वाला केस है k odd is not true. Hence k is even. k even है तो k को 2n पुट कर दो. इसका मतलब एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा ही करेगा such that p of x is equal to x minus x naught 2n sx. I hope this is clear. If you want a write up, हम क्या करेंगे, हमने एक जो सोल्यूशन बनाए, कृष्णेंदु सर ने सोल्यूशन बनाए, उसका एग्जैक्ट रेप्लिक वो जो हमने स्टूडेंट से ऑलरेडी शेयर कर दिया, उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे सो दैट यू आर आल्सो एबल टू सी हाउ डू वी राइट. ओके, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, चलो, तो ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब क्या बोल रहा है, हेंस और अदरवाइज शो दैट देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल क्यू एंड आर. ऐसे दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर सच दैट आर ऑफ एक्स इज पॉजिटिव and p of x is q of x whole square into r of x. अब देखो guys, हमने ये प्रूव कर दिया that if p of x is greater than equal to 0, then p of x can always be written as x minus x naught power 2n into s of x. अच्छा, since p of x naught is greater than equal to 0, since this ये हमेशा 0 से बड़ा है, ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज पावर इवन है. इसका मतलब s of x जो है ना, जो बचा हुआ पार्ट है, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. सो p of x को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया. पहला वाला पार्ट x minus x naught power 2n into sx, ये वाला पार्ट हमेशा नॉन नेगेटिव है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, into sx है. सिंस ओवरऑल इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज नॉन नेगेटिव, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो, अब क्या करते हैं, मुझे ये शो करना है. सो लेट x naught या x1, let x1 be a root of p of x. अगर x1 p का रूट है, then by first result p of x is equal to x minus x1 power 2n1 into s of x. हमने ये भी प्रूव कर दिया, जो ये है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, s of x is greater than equal to 0. s of x is greater than or equal to 0. अगर s of x 0 से बड़ा है तो कहना से अब s p की जगह पे आ जाएगा, अब x p की जगह आएगा. सो लेट x2 be a root of sx. अगर s2 s का रूट है, then by using the first thing again, sx is x minus x2 power 2n2 into s1x, where s1x is greater than equal to 0. इसका मतलब मैं ss की वैल्यू यहां से यहां रिप्लेस कर दूंगा. सो p of x became x minus x1 power 2n1 into x minus x2 power 2n2 into s1 of x, where s of 1x is positive. So कैसे मैं यहां पर ये सेम चीज s1 पे लगाऊंगा. So let x3 be a root of s1x, and since s1x is greater than or equal to 0, जो a पार्ट में था, so s1x को मैं क्या ले सकता हूं, x minus x3 power 2n3 into s2x, where s2x is greater than equal to 0. सेम चीज मैं रिपीट करता जा रहा हूं. तो s1x का वैल्यू पुट करूंगा यहां पे. सो दिस विल बी x minus x1 power 2n1, x minus x2 power 2n2, x minus x3 power 2n3
इंटू एस टू एक्स। कहना से ये सेम चीज मैं रिपीट करता रहूंगा अंटिल आई गेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एट दी एंड। करता रहेंगे ना अंटिल आई गेट सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर लिस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एट दी एंड। सो कहना से ये चीज क्या होगी, x माइनस एक्स वन पावर टू एन वन, एक्स माइनस एक्स टू पावर टू एन टू, एक्स माइनस एक्स थ्री पावर टू एन थ्री, एक्स माइनस एक्स के पावर टू एन के इंटू यहां पे क्या आएगा, अगर एस ये है तो एस के माइनस वन एक्स, एस के माइनस वन एक्स अंटिल आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी रियल रूट। अगर तब तक करता रहूंगा जब तक कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई रियल रूट नहीं मिल रहा तो कहना सही ये जो पॉलिनोमियल है वेयर एस के माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेयर एस के माइनस एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वी हैव डन। तो ये जब तक कोई रियल रूट नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसा करता रहूंगा, और जैसे ही ये किया इनको कंबाइन करो। सो कैन आई राइट दिस एज x माइनस एक्स वन पावर एन वन, x माइनस एक्स टू पावर एन टू, x माइनस एक्स थ्री पावर एन थ्री अप टू x माइनस एक्स के पावर एन के होल स्क्वायर इनटू एस के माइनस वन एक्स, एस के माइनस वन एक्स एंड कहने से ये तब तक है जब तक इसका कोई रूट नहीं है। I will keep on doing this till the time I do not get any real root of s k minus 1x. ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे इसका कोई रूट नहीं मिलेगा। So at the end कहने से अगर इसका कोई रूट नहीं है तो ये जो चीज है ये अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए थी, बट सिंस इसका कोई रूट नहीं है दिस इंप्लाइज s k minus 1x is strictly positive। तो यहां से मैं इस वाले पार्ट को क्या लिख दूंगा, q of x। So this becomes q of x whole square and this becomes r of x where r of x is positive। So p of x को मैंने प्रूव कर दिया that if p of x is always greater than equal to zero it can always be written as two polynomials q and r such that it is equal to qx का whole square into rx where rx is always positive, hence we are done। So again, this was a beautiful problem on polynomials, understanding of polynomials, the fact that in fact हमने तो starting के अंदर जैसे ही प्रॉब्लम पढ़ा था तो मैंने एक चीज बोली थी कि p का डिग्री n अगर है तो n इवन होगा, उसका यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, उसका यूज ही नहीं हुआ। So right, this was a very powerful problem and again it has using a part we are easily able to prove the b part। I hope you enjoyed this and let me know in the comments if this problem you did correctly। Take care, God bless you। Hi everyone, so let us discuss ISI 2026 UGP problem number 7, number theory plus polynomials involved थे। इनफैक्ट पहला वाला जो पार्ट है बहुत ट्रिवियल था, ये हम स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों को वैसे ही सिखाते हैं, एंड सेकंड पार्ट भी अगर तुम्हें ये करना आता है तो समझ सेकंड पार्ट का भी आइडिया तुम्हें आराम से लग जाना चाहिए था। Let's have a look at the problem। It says P is a polynomial with integral coefficients। P is a polynomial with integral coefficients। Show that for distinct integers m and n, Pm minus Pn upon m minus n is an integer। In fact एक standard result होता है, अगर P of x एक polynomial है integral coefficients का तो a minus b always divides P of a minus P of b। Exactly वही प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना। सो लेट p of x is a naught plus a1x plus a2x square up to ar x power r। ठीक है, सो pm minus pn। सो pm minus pn कैसे निकालेंगे, एक बार इसमें x की जगह इनपुट करेंगे, एक बार इसमें x की जगह इनपुट करेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा a नॉट और a नॉट कैंसिल हो जाएगा। So a1 into m minus n plus a2 into m square minus n square plus a3 into m cube minus n cube ar m to the power r minus n to the power r।
ये आ गया, ठीक है। तो मुझे शो क्या करना है कि देखो, एंड वी नो दैट यहां पर ए आई सारे के सारे इंटीजर्स है, सारे के सारे ए आई इंटीजर है, एम और एन भी इंटीजर है, एंड एम एंड एन आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो मुझे शो क्या करना है कि यहां से एक तरह से शो करना है कि m माइनस एन यहां से कॉमन निकल जाए, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस, वी नो दिस रिजल्ट। सो एक रिजल्ट हमें पता है दैट x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज ऑलवेज गिवन बाय x माइनस y into x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 into y plus x to the power n minus 3 into y square and so on up to y to the power n minus n. In other words, x minus y always divides xn minus y to the power n. x minus y always divides x to the power n minus y to the power n. तो बोल सकते हैं कि m square minus n square one of the factors is always going to be m minus n. One of the factors is always going to be m minus n. One of the factors is always going to be m minus n. तो सब में से m minus n कॉमन निकल जाएगा, since m minus n कॉमन निकल जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m minus n, so pm minus pn upon m minus n would be a naught plus a2 into m plus n and so on. ये सारे का सारे इंटीजर्स होंगे, so then definitely belongs to an integer. So pm minus pn upon m minus n is definitely an integer. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट था, बहुत ट्रिवियल रिजल्ट था, एंड यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसको रिजल्ट को यूज करके और अदरवाइज प्रूव दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट इंटीजर्स एबीसी सच दैट p of a is b, p of b is c, p of c is a। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, बी पार्ट वाले रिजल्ट्स, यूजुअली कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। सो लेट्स assume the statement is true. Statement is true. मान लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, मान लेते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो बाय दिस रिजल्ट कहना से a माइनस बी डिवाइड्स p ऑफ a माइनस p ऑफ b। इन अदर वर्ड्स a माइनस b डिवाइड्स b माइनस c, a माइनस b डिवाइड्स b माइनस c। एट द सेम टाइम b माइनस c डिवाइड्स c माइनस a एंड c माइनस a डिवाइड्स a माइनस b। यही से दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है। भाई देखो, b माइनस सी a माइनस b का मल्टीपल है, c माइनस a b माइनस c का मल्टीपल है, और a माइनस b जो डिवाइजर था वो इसका भी मल्टीपल है। अरे बस समझ में। अच्छा, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, a b c आर डिस्टिंक्ट, सो क्लियरली a एंड b एंड c आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो यार अगर ये डिवाइजर है, इफ a minus b divides b minus c, so can I say mod of a minus b is always less than equal to mod of b minus c? And since b minus c is b minus c divides c minus a, so this is less than mod of c minus a, and this is less than mod of a minus b, less than or equal to। तो हम यहां से शुरू हुए, this is less than equal to this, is less than equal to this, is less than equal to this, so we got the same thing. That means at every point of time the equality holds. So इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है that equality holds everywhere, equality holds everywhere। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने की जगह यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं। So this implies mod of a minus b is equal to mod of b minus c is equal to mod of c minus c. Let's say k, and we know that k is not zero because abc distinct है। तो अगर abc distinct तो k zero तो नहीं है, ठीक है, k zero तो नहीं है। तो मान लेते हैं कि abc ये है, so mod of a minus b is mod of b minus c is mod of c minus a, और ये k है और k zero नहीं है। अब मैं किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन कुछ ना कुछ शो करूं। तो अगर a minus b k है एंड k पॉजिटिव है, so can I say a minus b is plus or minus k or minus k, one of these two values is going to hold, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। Similarly b minus c is plus k or minus k, c minus a is plus k or minus k। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया, राइट साइड में पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज, अगर तो तीनों k हैं तो ये 3k हो जाएगा, और अगर दो k पॉजिटिव है एक k नेगेटिव है तो ये k हो जाएगा, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव तो ये माइनस k हो जाएगा या माइनस 3k हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो रहा है, राइट साइड इज ईदर 3k और k और माइनस k और माइनस 3k, एंड k इज नॉट जीरो, k इज सम पॉजिटिव नंबर। सो कैन आई से दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
So whatever we assumed was true is actually not true. Hence, there do not exist distinct integers ABC such that this result holds true. So again, this was a very trivial problem on number theory. Number theory के ऊपर जो पहला वाला problem है वो तक standard result ही है. In fact, इसको use डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली यूज करके बहुत सारे और अच्छे प्रॉब्लम्स हम बच्चों से डिस्कस करते हैं. एंड जो सेकंड वाला पार्ट था वो कॉन्ट्रडिक्शन से हल्का फुल्का कॉन्ट्रडिक्शन से आराम से प्रूव हो गया. आई होप यू एंजॉयड दिस. टेक केयर एंड बताओ किन किन लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम सही किया. टेक केयर. बाय ऑल. All right, let's discuss problem 8 of ISI UGB 2026. ये प्रॉब्लम बेसिकली इस टेस्ट का सबसे शायद अच्छा प्रॉब्लम था. क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट k बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल pk ऑफ डिग्री k plus 1 विद रियल कोएफिशिएंट्स सच दैट I पावर k का समेशन I वेरिंग फ्रॉम 1 to up to n दैट इज इक्वल टू pk पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, बेसिकली हमें ए पार्ट में ये प्रूव करना है कि kth पावर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसका जो भी सम होगा वो एक पॉलिनोमियल बनेगा. देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा यूनिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो इसके सम के इक्वल बन रहा हो और उस पॉलिनोमियल की डिग्री k+1 होगी. ये हमें प्रूव करना है ए पार्ट में. बी पार्ट में हमें उस पॉलिनोमियल में x पावर k+1 का दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट बताना है. सी पार्ट में हमें उसी पॉलिनोमियल में का x पावर k का कोएफिशिएंट बताना है. ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ खेलने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन हमने नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्ट क्वेश्चन बट पार्शियली ये क्वेश्चन हमने बहुत बार यूज किया हुआ है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं k को 1 लेता हूँ तो 1 + 2 + 3 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये मुझे पता है n × n + 1/2 होता है. ठीक है, अगर मैं बी पार्ट के लिए इसके आंसर की बात करूं, बी पार्ट में x⁻k+1 यानी कि n² का क्लियरली डिग्री 2 है, तो kth पावर k की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूं मैं, डिग्री 2 है जो कि k+1 के इक्वल है. एंड कोएफिशिएंट क्या बन रहा है बी पार्ट के लिए, हाफ, जब n की वैल्यू 1 है. एंड इनफैक्ट सी पार्ट के लिए अगर मैं x की कोएफिशिएंट की बात करूं, वो भी कितना बन रहा है, हाफ. ठीक है, कब, जब n की वैल्यू 1 रखी है तब. अब जब मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये एक्चुअली क्या बनता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. तो मैं बेसिकली अभी थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ देखना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली वो क्या है. इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, n × n + 1 × 2n + 1/6. क्लियरली स्क्वायर्स का सम क्यूबिक आ रहा है ना, तो दैट मींस दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. 2 के लिए डिग्री 3 बन रहा है, वो भी जस्टिफाइड है, वेरीफाई कर पा रहे हैं हम बड़े इजीली. एंड इसमें बी पार्ट के लिए मैं अगर आंसर देखूं, n = 2 पर n³ का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज 1/3. ठीक है, एंड n² का कोएफिशिएंट कितना बनता है, n² का कोएफिशिएंट बनेगा आपका ये 3n²/6, तो n² का कोएफिशिएंट स्टिल हाफ बन रहा है. ठीक है, मुझे शायद सम ऑफ क्यूब्स का भी फॉर्मूला पता है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में k की वैल्यू 3 रखता हूं तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकता हूं. ये मुझे पता है फॉर्मूला n × n + 1/2. देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे आपको है ना बी और सी पार्ट का आंसर बड़े इजीली आंसर पता लग जाता, फिर आपका काम था सिर्फ आंसर को निकालना. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्लियरली 4 डिग्री के, तो अगर मैं k की वैल्यू 3 रखता हूँ तो पॉलिनोमियल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, n की टर्म में पॉलिनोमियल, और वो k+1 यानी कि 4 डिग्री का आ रहा है. ठीक है, n पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना बन रहा है, दैट इज क्लियरली 1/4. ठीक है, और सी पार्ट में बेसिकली हमें n³ का कोएफिशिएंट निकालना है, वो निकाल लेते हैं. n² ये बनता है n² + 2n + 1 / 4, तो n³ का कोएफिशिएंट बनेगा 2/4 विच इज हाफ. तो n³ का कोएफिशिएंट भी क्या आया, हाफ आया. ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पे ट्रस्ट करूं, एंड इनफैक्ट जो क्वेश्चन मुझे करवाना भी चाह रहा है, मुझे समझ में आ गया कि k की वैल्यू मैं 1, 2 या 3 रखता हूं, उसके लिए जो पॉलिनोमियल बनता है डेफिनेटली बनता है. एंड पावर कितना आ रहा है, उसका डिग्री आ रहा है k+1, बिल्कुल ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ x पावर k+1, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 के लिए 1/2, 2 के लिए 1/3, 3 के लिए 1/4, तो k के लिए आइडियली द आंसर शुड फॉर द बी पार्ट शुड बी 1/k+1. ये आंसर होना चाहिए. ये इंट्यूशन है, मतलब ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ खेला और ये हमें समझ में आ गया. सी पार्ट क्या कह रहा था, हेंस और अदरवाइज डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर k, यानी कि हर टर्म में सेकंड लार्जेस्ट जो डिग्री है उसका सम पूछ रहा है, तो विच इज हमने देखा हर जगह हाफ आ रहा है, तो आइडियली आंसर फॉर सी पार्ट शुड बी हाफ. ठीक है,
ये कुछ नहीं किया हमने अभी तक, अभी हमने क्वेश्चन में कोई भी चीज प्रूव नहीं की। इट्स जस्ट दैट क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ के हमें शायद ये चीज ट्राई करनी चाहिए थी कि अच्छा हम अगर थोड़ा सा वैल्यूज डाल के क्वेश्चन के साथ खेलते हैं तो हमें बी और सी पार्ट का आंसर क्लियर हो जाएगा, और ए पार्ट हम काफी हद तक जस्टिफाई कर पा रहे हैं खुद के लिए, ठीक है। बट ऑब्वियसली यूजीबी का पेपर है, ऐसा करने से आपको आंसर समझ में आ रहा है बट सॉल्यूशन ये ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन और जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, ये सब चीज मैं हटा रहा हूं, अभी हम अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझे क्वेश्चन को। टेक्निकली हमें ये क्या कह रहे हैं कि भाई 1 पावर k प्लस 2 पावर k प्लस 3 पावर k प्लस एंड सो ऑन n पावर k, ये हमें प्रूव करना है कि दिस देयर विल एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल पी एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री k+1 होनी चाहिए, ठीक है। ए पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, तो अभी मैं ए पार्ट का प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब डिग्री k+1, अब थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, k से k+1 कैसे आता है, k से k+1 कैसे आता है, यहाँ पे n पावर k तक जा रहे हैं बट k+1 चाहिए, k से k+1 इंटीग्रेशन में आता है ना। x पावर k का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियरली पावर्स है ना, x पावर k का इंटीग्रेशन x पावर k+1 अपॉन k+1 होता है। एंड इनफैक्ट जो मैंने a पार्ट में ऑब्जर्व भी किया कि भाई b पार्ट में सॉरी इसकी जो कोफिशिएंट है x, देखो हमने b पार्ट में क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आया था कि x पावर k+1 का कोफिशिएंट 1/k+1 आना चाहिए। ये तो साफ साफ हमें बता रहे हैं कि भैया तुम्हें इंटीग्रेशन की तरफ कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। किसका इंटीग्रेशन, x पावर k का इंटीग्रेशन, ये चीज बनती है। बट अब ये x पावर a का इंटीग्रेशन कैसे कैसे करें, क्या करें, देखो अब इसको क्लियरली अगर मैं, अच्छा दूसरा मुझे प्रूफ भी क्या करना है कि pk में मैक्सिमम डिग्री k+1 होनी चाहिए। तो मैंने एक काम किया, मैंने इस इक्वेशन को दोनों साइड k पावर सॉरी n पावर k+1 से डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन था, ये इक्वेशन थी, मैंने दोनों साइड n पावर k+1 से डिवाइड कर दिया, तो दैट विल गिव मी pn अपॉन n पावर k+1। ऑब्वियसली n जीरो नहीं होना चाहिए, एंड क्लियरली हम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए बातें कर रहे हैं, तो n हमारा जीरो है भी नहीं, ठीक है। अब ये समझ में आता है मुझे, मुझे चाहिए था इंटीग्रेशन, मैं इसका इंटीग्रेशन चाहता हूं। मुझे पता है कि इनफाइनाइट लिमिट में हमने पढ़ा था अगर n टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट है तो कुछ क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते थे। उसके लिए एक 1/n चाहिए होता था साइड पे जो dx में कन्वर्ट होता था, और कुछ i/n का फंक्शन बनना चाहिए था। यहाँ पे ये चीजें साफ साफ दिख रही है, आप 1/n अलग निकालो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये i/n का पावर k है, वेयर जो i है उप्स, जो i है दैट इज वेरिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n, ये समझ में आ रहा है। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी की तो इक्वल है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब टिपिकली ये किसके इक्वल बन गया, ये बन गया हमारा pn अपॉन n रेज टू पावर k+1। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था उसको मैंने समेशन के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लिमिट ले लेता हूं दोनों साइड, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, क्योंकि हर n के लिए वैलिड है, दिस शुड बी वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो n को मैं इंफिनिट को टेंड करा सकता हूं, देन आल्सो इक्वालिटी शुड होल्ड, ठीक है। I raised to power n power k, that should be equal to limit n tending toward infinity pn upon n raised to power k+1, यहां तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं अगर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूं, 1/n मेरा बन जाएगा dx, i/n मेरा बन गया x, तो ये x पावर k, लिमिट वाला साइन सॉरी समेशन भी तो था यहाँ पे, समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n, समेशन मेरा इंटीग्रेशन बन गया, 1/n लोअर लिमिट 0 बन गया, अपर लिमिट n/n 1 बन गया, और 0 से 1 x पावर k dx ये मुझे पता है, तो कुल मिलाकर मेरा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी pn अपॉन n रेज टू पावर k+1, ये किसके इक्वल आ गया, ये मेरा 1/k+1 के इक्वल आ गया। यहां तक इस कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, और ये बहुत प्यारा सा रिजल्ट बन गया। इससे देखो, अब इससे आप क्या बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, n जब इंफिनिटी को जा रहा है तो डिनोमिनेटर ऑब्वियसली इंफिनिटी को जा रहा है,
तो पॉलिनोमियल n की टर्म में नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी? जब n इंफिनिटी को जा रहा हूं, ऊपर वाला और नीचे वाले की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस implies degree of Pn should be k plus 1 and moreover दो पॉलिनोमियल्स की अगर मैं डिवीजन कर रहा हूं और मेरा वेरिएबल इंफिनिटी को जा रहा है, तो उनकी लिमिट फाइनाइट कब बनती थी? ये शायद आपको रिजल्ट पता होगा, ये पढ़ा होगा आपने। a naught x raised to power m plus a1 x raised to power m minus 1 plus and so on till let's say am, and नीचे मान लो है डिनोमिनेटर में b naught x raised to power n plus b1 x raised to power n minus 1 plus and so on till bn, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, ये कब एग्जिस्ट करता था? इफ ये नॉन जीरो तब होता था इफ m इज इक्वल टू n, एंड ये लिमिट कितनी बन जाती थी उस सिनेरियो में? उस सिनेरियो में लिमिट हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर देते थे, और बड़ा प्रूफ बड़ा सिंपल सा होता था इसका कि हाईएस्ट डिग्री के को कॉमन ले लो आप न्यूमरेटर से भी एंड डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर रही है एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1 विच इज डेफिनेटली नॉन जीरो। तो इसका मतलब जो ऊपर Pn है उसमें हाईएस्ट डिग्री n पावर k प्लस 1 होना चाहिए। दैट मीन्स Pn का मेरा मैक्सिमम डिग्री, Pn का डिग्री कितना आ गया? k प्लस 1, एंड मोर ओवर उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ n पावर k प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि नीचे तो n बार k प्लस 1 का कोएफिशिएंट 1 है। तो इतना सा करने से मेरे दो पार्ट प्रूव हो गए। मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था कि डिग्री शुड बी k प्लस 1। सेकेंड पार्ट था उसका कोएफिशिएंट निकालना, दैट इज डेफिनेटली 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये दो पार्ट्स तो मेरे प्रूव हो गए, राइट। बट हाँ, इसमें एक और चीज में ए पार्ट में प्रूव करनी थी कि देयर विल एग्जिस्ट ए यूनिक पॉलिनोमियल, तो यूनिकनेस भी शो करनी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो, मान लेते हैं कि भाई यूनिक नहीं था, एक और पॉलिनोमियल था क्यू। तो अब px और qx या pk और qk के कितने रूट्स हैं? pk और qk कितनी वैल्यूज के लिए इक्वल बन रहा है? जितनी n की वैल्यूज में डाल सकता हूँ। कितने डाल सकता हूँ? इनफाइनाइट। तो pk और qk इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए इक्वल बन रहे हैं। एक k प्लस 1 एक फाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल अगर मल्टीपल वैल्यूज के लिए आपस में इक्वल बन रहा है, तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे बोथ आर सेम, ठीक है। और यू कैन से pk minus qk must be identity because pk minus qk that is a polynomial of degree k plus 1 and it is having infinite roots. That means it must be an identity. That means every independent coefficient should be 0. That means pk should be equal to qk. तो uniqueness तो बड़ी simply prove हो जाती है। Now let's come to the C part. C part हमें प्रूव करना है, इनफैक्ट फाइंड आउट करना है, hence or otherwise determine the coefficient of x k in pkx। तो अब देखो, अब मैंने क्या प्रूव किया अभी तक? ए और बी पार्ट मेरा प्रूव हो गया, एंड यहां से लेट्स से मैं ये बोल सकता हूं कि इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली 1 पावर के प्लस 2 पावर के प्लस 3 पावर के प्लस एंड सो ऑन टिल n पावर के, चलो उससे पहले भी n माइनस 1 पावर के प्लस n पावर के, ये मेरा एक पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, जिसमें n पावर k प्लस 1 आएगा, जिसका कोफिशिएंट है 1 अपॉन k प्लस 1, प्लस कुछ n पावर k होगा जिसका कोफिशिएंट मुझे निकालना है, लेट्स अज्यूम इट टू बी a, प्लस कुछ और लोअर कोफिशिएंट है जिसमें अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। एंड दिस शुड वैलिड फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से n पावर k क्या बन रहा है? अगर मैं इसको n पावर k की वैल्यू क्या बन रही है, मेरा राइट हैंड साइड जो भी था माइनस इतना सा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, तो राइट हैंड साइड था मेरा n पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस a n रेज टू पावर k प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इनफैक्ट इसमें एक टर्म और भी हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लेट्स राइट वन मोर टर्म हियर which is maybe b raised to power b n raised to power k minus 1 plus and so on, ठीक है। तो यहाँ पर अब what we can say, n पावर k का वैल्यू बनता है राइट हैंड साइड which is the same thing b into n raised to power k minus 1 and so on, माइनस इतना सा पार्ट, तो इतने से पार्ट में अब n माइनस 1 रेज टू पावर k के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की जगह बस n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n माइनस 1 रेज टू पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है।
प्लस a into n minus 1 raised to power k plus b into n minus 1 raised to power k minus 1 and so on. ठीक है, अब हमें ये चीज एनालाइज करनी है. अब यहाँ पर देखो n पावर k, अगर मैं k प्लस 1 वाली टर्म्स इकट्ठी करता हूँ तो कैन आई से ऊपर बचता है n पावर k प्लस 1 माइनस n माइनस 1 पावर k प्लस 1. ठीक है, प्लस अगर मैं a वाली टर्म्स इकट्ठी करता हूँ तो n पावर k माइनस n माइनस 1 पावर k प्लस अगर b वाली टर्म्स इकट्ठी की तो n पावर k माइनस 1 माइनस n माइनस 1 पावर k माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कैन आई से इसमें स्पेशली आप जब सेकंड टर्म को बायनॉमियली एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी n पावर k माइनस 1. n पावर k माइनस 1 इस वाले n पावर k माइनस 1 से खत्म हो जाएगी. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें जो भी टर्म्स बचेंगी मैक्सिमम बेसिकली उसमें डिग्री k माइनस 2 बनेगी एंड फर्दर जो भी टर्म्स बचेगी उसमें डिग्री लेस देन डिग्री विल बी लेस देन k माइनस 2. ठीक है, ठीक, या चलो इक्वल टू भी लगा दो आप. अब अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखता हूं, जब मैं इसको बायनॉमियली एक्सपेंड करूंगा फर्स्ट टर्म बनेगी n पावर k प्लस 1, वो n पावर k प्लस 1 से उड़ जाएगी. नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी k प्लस 1 इंटू n माइनस n पावर k, राइट, अपॉन क्या था k प्लस 1. उससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी माइनस k प्लस 1 c2 है ना, तो k प्लस 1 c2 और व्हाट यू से n माइनस 1 सॉरी n रेज टू पावर k minus 1 n raised to power k minus 1 and further लोअर डिग्री की टर्म बेसिकली k minus 2 से छोटे वाली टर्म. ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a n raised to power k से खत्म होगा तो फर्स्ट टर्म बनेगी k n raised to power k minus 1 प्लस लोअर डिग्री की टर्म प्लस लोअर डिग्री की टर्म. ठीक है, तो क्लियरली अब जब हम इन्हें सेपरेट आउट करते हैं तो ये n पावर k का कांस्टेंट k प्लस 1 है. ठीक है, वो कैंसल आउट हो जाएगा तो ये n पावर k इस n पावर k से खत्म हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 बचा, राइट हैंड साइड पर k प्लस 1 c2 अपॉन k प्लस 1. k प्लस 1 c2 क्या होता है k प्लस 1 इंटू k डिवाइड बाई 2 अपॉन k प्लस 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस k बाई 2 बना इंटू n पावर k माइनस 1 प्लस लोअर डिग्री के कोफिशिएंट प्लस a टाइम्स k टाइम्स n पावर k माइनस 1 प्लस लोअर डिग्री के कोफिशिएंट प्लस लोअर डिग्री के कोफिशिएंट. ठीक है, अब इसमें क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ये लोअर डिग्री के कोफिशिएंट्स आपस में रीअरेंज होते रहेंगे जैसे मर्जी. n रेस्ट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है तो n रेस्ट टू पावर k माइनस 1 का कोफिशिएंट हैज टू बी 0. ठीक है, और n रेस्ट टू पावर k माइनस 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर नेट कोफिशिएंट कितना बन रहा है आप क्लियरली राइट हैंड साइड पर देख सकते हो, दैट इज ak minus k by 2. that has to be 0. That simply implies क्योंकि k तो 0 था नहीं, that simply implies a should be half. Okay. Which was in sync with our observation. हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी थर्ड पार्ट के लिए हमने ऑब्जर्व किया था आंसर हैज टू बी हाफ एंड वो हमारा यहाँ से आ भी. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. एंड इसमें बहुत सारे बच्चों ने आई अज्यूम शायद इंडक्शन वगैरह से प्रूव किया होगा या कोशिश की होगी, बट दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे. इसको हम इंटीग्रेशन के थ्रू भी सोच सकते थे एंड क्वेश्चन में बहुत सारे इनडायरेक्ट हिंट दिए हुए थे इस थॉट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए. कोएफिशिएंट k प्लस 1 था, x पावर k के कॉरस्पॉन्डिंग आना था, x पावर और ये भी प्रूव करना था कि डिग्री x पावर k प्लस 1 है, कोएफिशिएंट 1 अपॉन k प्लस 1, तो साफ दिख रहा था x पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो इंटीग्रेशन में जाना चाहिए था. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में करना था 3 पार्ट से है ना. सेकंड का आंसर 1 अपॉन k प्लस 1, थर्ड का आंसर 1 by 2. होपफुली यार ये वाला क्वेश्चन आपको अब समझ में आया होगा. तो ISI UGP 2026 overall this was an on a little easier side compared to UGA paper. UGA because of multiple correct options की वजह से भी थोड़ा सा टफ था. इन जनरल वैसे भी UGA इस बार रिलेटिवली टफ आया हुआ था, ऑल्दो UGB की वेटेज थोड़ी सी बढ़ाई है इन लोगों ने, बट स्टिल आई वुड से कि इस पेपर में आउट ऑफ 8
3 क्वेश्चन डेफिनेटली डुएबल थे जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, स्पेसिफिकली एक वो ज्योमेट्री वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो तो बहुत इजी था, ओरल क्वेश्चन था काइंड ऑफ, ठीक है, जब स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर था और एक इन सर्कल था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 था या जो भी था। और उसके अलावा एक वो क्वेश्चन नंबर 2 में शायद ग्राफ ड्रॉ करने थे, है ना, दैट वाज आल्सो डुएबल, एटलीस्ट उसमें कुछ पार्शल्स आपको डेफिनेटली मिल सकते थे। तो प्लस पॉइंट क्या था, जैसे इस क्वेश्चन में भी ऑब्जर्वेशन से आप आंसर्स लिख कर आ सकते थे, शायद कुछ पार्शल मिल जाते। तो इस बार का ये यूजीबी के पेपर में आपको हिम्मत नहीं हारनी थी, लेसन सिंपली ये था कि भाई अगर आप पूरा नहीं भी सोल्व कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड फोकस फॉर सम पार्शल्स। पार्शल्स डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन में पार्शल्स मिल सकते थे, राइट। चलो दैट इज इट, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।